Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss numericals from the chapter waves. तो start करते हैं with the very first question जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर. Sound with intensity larger than 120 dB appears painful to a person. A small speaker delivers 2 watt of audio output. How close can the person get to the speaker without hurting ears? तो ये सवाल देखो, ये सवाल है आपका इंटेंसिटी का. साथ ही इसमें इंटेंसिटी में टीबी स्केल का भी यूज किया गया है, जिसे हमने लाउडनेस की हेडिंग के अंदर में पढ़ा है. तो लाउडनेस जो होती है वो इन डीबी जब हम लिखते हैं 10 log to the base 10 आई अपॉन आई नॉट लिखा जाता है. और सवाल में एक और पॉइंट है, देखो इसमें पावर दे रखी है स्पीकर की और बोला है कि कितना दूर वो खड़ा रह सकता है. तो यहां पर इंटेंसिटी को रिलेट किया जाएगा पावर से 4 पाई आर स्क्वायर. तो आर बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ पी अपॉन 4 पाई आई, ये है बराबर. अब सवाल के अंदर में इंटेंसिटी जो उसने दे रखी है वो किस में दे रखी है, डीबी में दे रखी है. यदि मुझे डायरेक्टली इंटेंसिटी दे रखी होती तो मैं यहां पर पुट कर देता और सीधा सवाल का आंसर आर आ जाता, लेकिन उसने डीबी में दिया है तो डीबी को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डीबी को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो देखो लाउडनेस है आपके पास में 120, ये आएगा 10 log टू द बेस 10 आई एज इट इज. और आई नॉट कितना होता है, रेफरेंस इंटेंसिटी 10 टू द पावर -12, ये याद होनी चाहिए. तो 10 से 10 कैंसल हो जाएगा, यहां आएगा 12 बराबर log टू द बेस 10, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 10 टू द पावर 12 इंटू आई. यस और नो, क्लियर है? ओके. अब इस पावर को यदि मैं आगे लेके आता हूं तो मुझे मिलेगा 12 बराबर 12 log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 और आई, सॉरी 10 आई. क्लियर है? यस और नो? तो यहां पर क्या होगा, 12 से 12 कैंसल हो जाएगा, 12 से 12 यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा. तो हमारे पास में जो डेटा बचेगा, 0 से 0 कैंसल कर दिया, 12 से 12, हाँ, तो 1 बराबर log बेस 10 और 10 आई, ऐसा हमारे पास में डेटा बच रहा है. ओके. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ क्या मिलेगा. देखो ये आएगा 10 की पावर बेस में, भाई देखो log हटेगा तो हमें मिलेगा 10 आई बराबर, ये जो बेस है ये पावर में आएगी तो 10 टू द पावर 1, तो आपको मिलेगा 10 आई बराबर 10, तो आपको आई बराबर मिल रहा है 1. ओहो, तो आई तो आपको मिल चुका है. अब इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आर बराबर, पावर आपको दे रखी है 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1, तो आर बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन 2 पाई. और ये है इस सवाल का आंसर. जो डिस्टेंस लिखी गई है, और ये डिस्टेंस किस में लिखी गई है, ये डिस्टेंस लिखी गई है मीटर में. तो आर बराबर आप लिख सकते हो, आर बराबर 1 अपॉन रूट 2 पाई और मीटर, ये इसका आंसर आएगा. हालांकि मैं आपको बता दूं 1 अपॉन रूट 2 पाई जो सॉल्व करते हैं तो ये 0.4 मीटर आता है. ठीक है, ये बस मैंने आपको बता दिया है. बट जनरली आपको यदि ऐसा सवाल आता है तो हो सकता है यहीं तक में पूछ लिया जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम. ठीक है, चलो. सो ऐसे ही धीरे धीरे सवालों की तरफ हमको आगे बढ़ना है और बिना घबराए आगे बढ़ते हुए चलना है. A sound wave of frequency 100 Hz is traveling in air. The speed of sound in air is 350 मीटर पर सेकेंड. तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है 350 मीटर पर सेकेंड. बाय हाउ मच इज द फेज चेंज एट अ गिवन पॉइंट इन 2.5 मिली सेकेंड. ये सवाल है. सवाल को पढ़िए. सवाल बोला गया है कि फेज
किसी पॉइंट पर 2.5 मिली सेकेंड के टाइम इंटरवल में फेज कितने से चेंज होता है। तो क्या हम लोग कोई ऐसा रिलेशन जानते हैं जिसमें फेज चेंज की बात होती हो और टाइम की बात होती हो? तो इसका उत्तर है हां, हम जानते हैं। और क्या जानते हैं? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, या अब इसे मैं लिख सकता हूं 2 पाई और फ्रीक्वेंसी और इंटू डेल्टा टी। यस और नो? ऐसे लिख दूं मैं भाई, 1/t का मतलब क्या होता है? 1 टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आप देखेंगे डेल्टा फाई बराबर आएगा 2 इंटू पाई को पाई रहने दो, फ्रीक्वेंसी है 100 और डेल्टा टी है 2.5 और मिली सेकेंड मतलब -3। क्लियर? ओके, चलो तो सॉल्व कर लो इसको। तो डेल्टा फाई बराबर, यहां देखो ये ऊपर से पावर नीचे जाएगी या 2 जीरो को पहले ही कैंसल कर लो, है ना? तो 1 जीरो बचेगी और ये माइनस का तो ये 0.24 हो जाएगा, सॉरी 0.25 हो जाएगा, जिसे मैं 1/4 लिख सकता हूं। और 2 से काटूंगा, देखो 2 इंटू पाई इंटू 1/4 मतलब आंसर आ रहा है π/2। क्लियर? तो दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ए। सवाल दूसरा पढ़ो। व्हाट इज द फेज डिफरेंस एट अ गिवन इंस्टेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? तो ये सवाल आपका फेज डिफरेंस का ही है, लेकिन बेटा यहां पर आपको क्या है, पाथ डिफरेंस से रिलेट करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो लैम्बडा चाहिए। तो लैम्बडा कहां है? तो लैम्बडा के लिए देखो उसने v और f दे रखा है, तो v बराबर होता है लैम्बडा f। तो लैम्बडा बराबर आएगा v/f। तो v है आपका 350 और ये है आपका 100, मतलब आंसर आएगा 3.5 मीटर, या फिर मैं इसे 350 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। क्लियर? ओके, चलो तो यहां पर आ जाओ। तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा आ गया है 350 सेंटीमीटर, और यहां पर ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो मैं इसे 10 लिख लेता हूं। तो डेल्टा फाई बराबर देखो 0 से 0 कैंसल, तो 2 पाई/35 इज द आंसर। ठीक है, खत्म। ये सवाल था, बड़े ही आराम से किया जा सकता था, लेकिन कंडीशन अप्लाइड की आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के फॉर्मूले आने चाहिए, और इसमें लगने वाली आवश्यक चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, श्योर हैं कर सकते थे इस सवाल को कि नहीं कर सकते थे? हमने एक नहीं किया, हमने यहां पर 2 सवाल किए हैं एक ही सवाल के अंदर में, और यही मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम सवालों को यहां पर कर पाओ इसी के जरिए। ठीक है ना? हाँ भाई। A car moving at 108 kilometer per hour finds another car in front of it going in the same direction at 72 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल के अनुसार एक कार यहां पर है, ये जा रही है 108, तो पहले इसको तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो 5/18 से। तो 18 छिकी 108, 18 पंजे 90, 18 छिकी 108, 6 पंजे 30, तो ये जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। दूसरी कार भी जा रही है सेम डायरेक्शन में, और ये जा रही है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। 18 4 पंजे 20, ये जा रही है आपकी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, हमने ऐसे बना लिया। नाउ क्या लिखा है? द फर्स्ट कार साउंड्स अ हॉर्न दैट हैज अ डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 800 हर्ट्ज। इसने हॉर्न बजाया है 800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला। व्हाट विल बी द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर इन द फ्रंट कार? इसने कितना सुना है ये आपसे पूछा गया है। यदि साउंड की स्पीड 330 है, तो भैया हम सबसे पहले तो फॉर्मूले में इंटरेस्टेड है। एन डैश बराबर आता है एन,
यहां मैं हमेशा आपको मालूम है वीवी पहले लिखता हूं, फिर ऑब्जर्वर ऊपर और सोर्स नीचे आता है। फिर क्या करते हैं, अब देखो हमें बस ये देखना होता है कि यहां पर प्लस और माइनस को ही एडजस्ट करना होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पर देखो तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो तो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आवाज कम होनी चाहिए, और सोर्स जो है वो पास आने की कोशिश कर रहा है। जनरली ऐसा सवाल आपको नहीं मिलता, जनरली आपको एक आधा रेस्ट पे रहता है, तो इसमें दोनों मूव कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये है आपका सोर्स, ये है सोर्स और ये है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा है, मतलब उसे आवाज कम सुनाई देनी चाहिए, मतलब ऑब्जर्वर वाली चीज जहां पर है उसे छोटा बनाओ। तो भैया ये मैंने छोटा बना दिया। और सोर्स जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, मतलब आवाज तेज सुनाई देनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर को भी छोटा बनाओ। तो ये दो अलग अलग चीजें एक साथ में यहां पर मैच हो रही हैं। तो फॉर्मूले में रख दो 800 गुणा p कितना है 330 माइनस कितना है ऑब्जर्वर 20, और 330 माइनस आएगा 30, तो n डैश बराबर 800 गुणा ये आएगा 310 पौन 300। तो यहां पर देखो 0 से 0 कैंसल, और ये करोगे तो 30 और 31 को काटोगे, 800 गुणा करना है 1.0, और कितनी बार जाएगा 1.09। ठीक है, तो 800 गुणा 1.09 करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 9 8 72 आ जाएगा, और 8 एकम 8, 872 के आसपास में आंसर मिलेगा हर्ट्ज में। 872 के आसपास आपको आंसर मिलेगा हर्ट्ज में। सही कर रहा हूं ना? देखो एक बार देख लो, तो पता लगा मैं जल्दबाजी में बहुत कुछ नहीं कर जाऊं। 30 एकम 30 31 है ना, 30 एकम 30, 31 में से 30 गए 1, भाग जाएगा नहीं, मैंने पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दी, 10 और 30 नहीं जाएगा, 100 बटे 30, ओके 3 आएगा, ये 3 आएगा, तो 8 16 8 24, सॉरी 824 हर्ट्ज आजू बाजू का आंसर। क्लियर? कर सकते थे इस सवाल को कि नहीं कर सकते थे? बिल्कुल आराम से। A particle on a stretched string supporting a traveling wave takes 5 milliseconds to move from its mean position to the extreme position. The distance between two consecutive particles which are at their mean position is 2 centimeter. Find the frequency, the wavelength and the wave speed. सवाल को ध्यान से समझिए। सवाल को समझने के लिए आपको पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अ पार्टिकल ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग वाला हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक वेव ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने वेव ड्रॉ कर दी। अब इसने क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग सपोर्टिंग अ ट्रैवलिंग वेव टेक्स 5 मिलीसेकंड टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई पार्टिकल यहां है तो यहां से यहां तक जाने में उसे 5 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है, ये उसने कहा है। फिर क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर एट दियर मीन पोजीशन। तो जैसे एक पार्टिकल जो यहां पर है मीन पोजीशन पे, ऐसा ही दूसरा पार्टिकल इस जगह पर है मीन पोजीशन पे, कॉन्जिक्यूटिव। यस और नो कि आप इसे कहोगे। अब यही बस आपको डिसाइड करना है। यदि ये आपने सही से पकड़ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और उनके बीच की जो दूरी है वो आपको यहां पर 2 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहां पर यही पूरा खेल है सवाल के अंदर में समझने वाला। देखो क्या है ना, ये वेव्स जो चैप्टर है वो एसएचएम से ही आता है। तो अब आप देखो, यदि मैं इस मीन पोजीशन को ऐसे बना दूं, तो मैंने क्या बोला, इस पे
अनंत पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं तो ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है और फिर ऐसे आता है। यही कहानी होती है कि नहीं होती है? अब इस सवाल के अनुसार ये बोला गया है कि जो पार्टिकल यहां है उसे यहां से लेकर के यहां तक जाने में 5 मिली सेकेंड लग रहे हैं। तो देखो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? तो टाइम पीरियड आएगा 20 मिली सेकेंड। बोलो कैसे आया? कैसे आया भाई? यहां से यहां जाने में 5, फिर लौट के आने में 5, फिर नीचे जाने के 5, फिर लौट के आने के 5, 5 चौका 20। क्योंकि यहां से यहां तक का जो टाइम है वो वास्तविकता में T/4 है, जो आपका 5 मिली सेकेंड दे रखा है। तो टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड, और टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी आएगी कितनी? 1/20 इंटू 10⁻³ तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 50, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है। कुछ काम की है क्या ये चीजें? पता नहीं, हमने तो बस सवाल देखा और ये जो समझ में आया वो निकाल लिया। एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में आपको बस दिमाग लगाते आना चाहिए। सवाल में फ्रीक्वेंसी पूछी है तो वही तो मैंने निकाली है, तो क्या दिक्कत है? सही है। उसने वेवलेंथ और वेव स्पीड और पूछी है। तो एक बात बताओ, वेवलेंथ मतलब तो लैम्बडा, वेवलेंथ मतलब तो है लैम्बडा, और वेव स्पीड मतलब है v, और v बराबर तो होता है लैम्बडा f। लेकिन मतलब लैम्बडा तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके वेव स्पीड निकाल सकते हो। अब यहां क्या करें? यहां पर उसने एक डेटा और दे रखा है, क्या? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर एट देयर मीन पोजीशन। तो देखो इस पे देखोगे तो आप पाओगे, देखो यदि मैं इसे मीन पोजीशन पे मानता हूं तो देखो ये और ये, इसमें से आपको डिसाइड करना है कि मीन पोजीशन पे कौन है। ये भी है या नहीं है? ये वाला है या नहीं है, यही सवाल है। तो भैया होगा, जाहिर सी बात है। ये मीन लाइन है कि नहीं है? यहां से ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी और ये वाली नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, मतलब ये भी तो मीन पोजीशन पर है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाजू बाजू वाले। ये थोड़ी बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर एट मीन पोजीशन एंड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ये नहीं बोला है। उसने सिर्फ बोल दिया है कि मीन पोजीशन पर है, तो मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो यही आएगा, ये है λ/2 और ये है 2 सेंटीमीटर। तो बस काम हो गया। λ/2 आपको गिवन है बेटा कितना? 2 सेंटीमीटर। तो लैम्बडा बराबर आएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 4 सेंटीमीटर को मीटर में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में। तो v बराबर आएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये इस सवाल का आंसर आएगा। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये एक अलग सिंपल सवाल है ये, लेकिन ऐसा लगता है देख के कि डरावना है। अब ऑसिलेशंस आता होगा तो वेव्स आसान है, क्योंकि वेव्स क्या है? अनंत पार्टिकल्स का एक साथ किया गया ऑसिलेशन ही है, एक साथ किया गया एसएचएम ही वेव्स आपका बनाता है। यस और नो? दैट्स इट, खत्म भैया। द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज, मैं लिख लेता हूं, y बराबर 0.10 mm में दे रखा है। तो mm को मैं मीटर में कर देता हूं 10⁻⁻3। ठीक है। साइन यहां लिखा है 3.14 मीटर इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर लिख दिया है x प्लस 314 सेकेंड इनवर्स लिख दिया है, और ब्रैकेट लगा दिया है t और ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ये इक्वेशन यहां पर दे रखी है। फिर क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन डज द वेव ट्रैवल। तो x और t का साइन सेम है, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। पहला सवाल बड़ा ही आसान था इन सवालों के अंदर का। दूसरा सवाल क्या कहता है? फाइंड द वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो भैया एक बात बताओ, वेव की जो ओरिजिनल इक्वेशन यदि आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? y बराबर a साइन
के एक्स प्लस का ओमेगा टी। ऐसे क्यों? क्योंकि एक्स पहले लिखा है, यस और नो, और ओमेगा वहां लिखा है। तो मुझे बताओ, यदि मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो ओमेगा बराबर है 314, तो फ्रीक्वेंसी आएगी 50 हर्ट्ज, टाइम पीरियड आएगा 2 मिली सेकेंड। ये कहां से निकाल दिया एकदम झटके से? अरे भैया जी, ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ, तो 314 बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू एफ। ठीक है, तो यहां से एफ बराबर आएगा 50 हर्ट्ज और टाइम पीरियड बराबर आएगा आपका 1/f, मतलब 1/50। और यहां से सॉल्व कर लिया, ये आ गया। दूसरा देखो यहां पर और एक चीज, के एक्स, तो के बराबर कितना है? के बराबर है 3.14, यस और दो। के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, जो कि आपको 3.14 दे रखा है, तो ये पाई तो कट जाएगा, तो लैम्बडा बराबर आएगा 2। लैम्बडा बराबर क्या आएगा? 2। 2 वॉट? मीटर। क्यों मीटर? क्योंकि यहां पे मीटर इनवर्स में यूनिट दे रखी है, यस ओके। तो यहां से मुझे बताना जरा, वेलोसिटी ऑफ वेव आएगी लैम्बडा इंटू एफ, मतलब आएगा 50 गुणा 2, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक बात बताऊं, इतना सब नहीं करते और v बराबर ओमेगा अपॉन के लिख देते तो आपके पास में डायरेक्टली भी तो आंसर आता था, 100 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल में कुछ है नहीं, ये है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना यहां पर चल रहा है, वही आपको यहां पर देखना है, यस और नो। क्या ये सही है या कुछ गड़बड़ी है, बस इसको चेक कर लो, क्योंकि हमारे पास में जो डेटा दिया है वो वही है, ओमेगा टी बराबर ओमेगा 314 ही दिया हुआ है कि नहीं? यस और नो। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है कि यहां पर 2 पाई अपॉन लैम्बडा वगैरह वगैरह, सॉरी 2 पाई अपॉन लैम्बडा, 2 पाई ओमेगा की ये वैल्यू होती है, y बराबर a साइन के एक्स प्लस का ओमेगा टी, तो k बराबर 3.14 है तो है, और 3.14 है तो k को 2 पाई अपॉन लैम्बडा लिखेंगे, पाई से पाई देखो कट जाएगा, तो लैम्बडा बराबर तो 2 ही आ रहा है। फ्रीक्वेंसी हम वहां से देख रहे हैं, ओमेगा 314 जब होता है, ओमेगा जब 314 होता है तो फ्रीक्वेंसी इतनी तो निकल के आती है। और क्या पूछा है भाई इस सवाल के अंदर में, देखो जरा, और इसमें लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग। अरे भैया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो यहां क्लियर कट लिख के दिया है ना, 0.10 mm, तो कहां सोचना है, खत्म, सवाल में सीधा है एम्पलीट्यूड। देखो कंपेयर करके, तो ये तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब क्या पूछा है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग। तो भैया मैक्सिमम स्पीड मतलब पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, और वो कितनी आएगी? वो आएगी ओमेगा इंटू ए। तो ओमेगा तो आपको 314 डायरेक्टली दिया है, एम्पलीट्यूड है 0.1 और मिलीमीटर है, मतलब 3 10 टू द पावर -3, यस और नो। तो वीपी मैक्सिमम बराबर आपको कितना मिलेगा? देखो 10 टू द पावर -3 पॉइंट, तो ये आएगा 0.0314 मीटर पर सेकेंड। सवाल खत्म। इज इट क्लियर टू यू? देखो जो लिखा है उसके बेसिस पर ये हमारे पास में आंसर आएंगे। अब बताओ कहां डिफिकल्टी आ रही है? कोई डिफिकल्टी होगी क्या? आसान है सवाल, बिल्कुल आसानी से किए जा सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट पक्का हो। द इक्वेशन फॉर अ वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग इज, अब सवाल में देखो थोड़ा सा चेंज किया गया, वैसा ही कुछ कुछ सवाल है। y बराबर 3 सेंटीमीटर है, मतलब इंटू 10 टू द पावर -2, ये आएगा साइन, ये आएगा 3.14 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में लिख रहा हूं मैं, नहीं चल रहा है क्या? गलत 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 गलत, ओए होए ओए होए। देखो
1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर का यदि मैं इनवर्स कर दूंगा तो 10⁻⁻² मीटर का भी क्या होगा, इनवर्स होगा। तो 10⁻² मीटर इनवर्स आएगा। हाँ, ध्यान रखना बेटा। और ये आएगा x माइनस 314 सेकेंड इनवर्स और t। ठीक है, हो गया। अब यहां से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, जैसे एम्पलीट्यूड आएगा आपके पास में 3 सेंटीमीटर, के आएगा आपके पास में 314, ओमेगा आएगा 314, वेलोसिटी आएगी ओमेगा अपॉन के, मतलब 314 डिवाइडेड बाई 314, 1 मीटर पर सेकेंड। फिर आप और क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो। देखो के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा बराबर 314, इस पाई से काटोगे 100, तो लैम्बडा बराबर आएगा कितना, 2/100, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फिर और क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ बराबर है 314, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड निकाल सकते हो, 1/f बराबर 1/50, तो टाइम पीरियड आएगा 0.02 सेकेंड। इतनी सारी चीजें तो मैंने वैसे ही निकाल दी, पूछा है या नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए। अब मेन सवाल में देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। तो भैया वीपी मैक्सिमम आपसे पूछा गया है, ये तो बड़ा ही आसान है, ओमेगा इंटू ए। ओमेगा आपको 314 है और एम्पलीट्यूड देख लो 3 सेंटीमीटर है, यह आएगा 3 इंटू 10⁻⁻²। 3 चौका 12 की 2, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 आम 3 9, 9.42 मीटर पर सेकेंड। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत? आराम से फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आपको खुद को फॉर्मूला यहां पर याद नहीं है। आगे आ जाओ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x बराबर 60 सेंटीमीटर एंड एट टाइम t बराबर 0.11 सेकेंड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन्होंने एसएचएम पढ़ा है उन्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो क्या है, y बराबर मैं तो बता ए साइन ओमेगा टी होता है, तो एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ए बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो और वाई, इक्वेशन वाई की एज इट इज रहेगी, बस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बराबर कितना आएगा, देखो ओमेगा 314 है, तो 314 का करो स्क्वायर, तो ये आएगा 314 का स्क्वायर इंटू वाई। वाई मतलब यही इक्वेशन आएगी जो है यहां पर आपकी 3 इंटू 10⁻⁻², और ये आएगा, आगे बढ़ेंगे, ये आएगा साइन 3.14 इंटू दिस, तो ये यहां पर जो सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है उसको एज इट इज रहने दो, तो x बराबर 60 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं मैं सीधा यहां पर, या फिर आप यहां से लिखो, जैसा उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो मान के चलो आपने लिखा 3.14 इंटू 10⁻², और फिर क्या लिखा है, मीटर इनवर्स, बिल्कुल सही है, तो मीटर इनवर्स लिखे नंदो यहां पर, इंटू एक्स की जगह क्या है बेटा, 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर को मीटर में लिख दो, क्या आएगा 60, और सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर। क्लियर, यस और नो? फिर क्या है यहां पर, माइनस है, तो मैंने माइनस लगाना है। फिर क्या है, 314 है ना सेकेंड इनवर्स, तो आपने लिख दिया 314 सेकेंड इनवर्स, और टाइम कितना है देखो 0.11 सेकेंड, ये आएगा 0.11 सेकेंड, और ब्रैकेट क्लोज। अब जरा इसमें सॉल्विंग करते हैं।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल। देखो मीटर से मीटर इनवर्स कटेगा, इससे ये कटेगा, क्लियर। तो यहां पर a बराबर, ये काफी बड़ा डेटा नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, 314 का स्क्वायर 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन। अब जरा यहां देखो 60 पाई होगा क्या ये, भाई 3.14 का मतलब पाई, तो ये आएगा 60 पाई माइनस, यहां देखो 0.11 और ये सेकंड से सेकंड, तो पॉइंट से यहां पर मल्टीप्लॉइंट होगा, तो 314 इंटू 0.11 क्या आएगा बताओ, 314 4 5 4 3 34.54 कितना होना चाहिए ये। यदि मैं इसको 100 पाई मान लूं, सोचो इसको क्या मान लूं मैं, 100 पाई, मैं मान सकता हूं ना 314 को 100 पाई, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं। देखो ऐसे मत करो, ये सवाल में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। 3.14 का मतलब होता है 1 पाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 100 पाई, 100 पाई गुणा 0.11, तो पॉइंट से तो ये जीरो खत्म, तो ये बच जाएगा 11 पाई, ठीक है, ये आएगा 11 पाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अरे बाप रे, तो a बराबर 314 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁻⁻² और साइन 60 पाई में से गए 11 पाई, कितने बचे बेटा, 60 पाई में से गए 11 पाई, 50 49 पाई, यस और नो, 49 पाई यहां पर मेरे पास में बच रहे हैं। 49 पाई, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस चीज को सीख लो आप। देखो जब आप साइन कॉस वगैरह में देखते हो, तो देखो यहां पर 0 डिग्री होता है, यहां पर π/2 होता है, यहां पाई होता है, यहां 3π/2 होता है, और फिर घूम के यहां पर 2π आता है। अब एक बात बताओ, साइन 0 कितना होता है, तो आप कहेंगे 0। अच्छा साइन पाई कितना होता है, साइन पाई मतलब 180 डिग्री, साइन पाई यहां पर तो कितना आता है 0। अच्छा साइन 2π कितना होता है 0। अरे तो साइन 3π बताना जरा कितना आएगा 0। तो साइन 49π कितना आएगा, ये भी 0। ओ हाँ, यस, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 0, कहानी खत्म। इतना लंबा कैलकुलेशन करवा के उसने आंसर क्या निकलवाया, 0। कैसा लगा मजाक, ऐसे पूछूं कैसा लगा सवाल, अच्छा है, ठीक है, आंसर 0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को याद था, एसएचएम वाला, भाई एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिकॉल कर लो आप, यदि आपको रिकॉल नहीं आ रही है तो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखने पर मैंने आपको बताया था डबा y बाई डबा टी जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और डबा 2y बाई डबा टी स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल देता है, जबकि डबा y बाई डबा एक्स जो है वो आपको स्लोप देता है। याद है, ये तीन चीज लिखवाई हुई है वेव्स के लेक्चर में। अब जिसको ये याद है उसके लिए तो आसान है, और जिसको याद नहीं है वो तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर आप कहोगे क्या, हवन करेंगे हवन करेंगे, कुछ ऐसा ही है ना। चलो ठीक है भाई, रीड द क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। अ लॉन्ग स्ट्रिंग having a cross sectional area 0.80 millimeter square, density 12.5 gram per centimeter cube is subjected to a tension of 64 Newton along the x-axis. One end of this string is stretched to a vibrator moving in a transverse direction at a frequency of 20 Hz. At t बराबर 0 the source is at a maximum displacement, y बराबर 1 सेंटीमीटर, ये कुछ यहां पर दिया गया। Find the speed of the wave traveling on the string.
तो वेव की स्पीड, पहला सवाल है फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। तो भैया वेव की स्पीड आती है v बराबर लैम्बडा एफ, ठीक है, v बराबर लैम्बडा एफ। तो सोचो लैम्बडा इज द वेवलेंथ, कहीं दिख रही है क्या, और f इज द फ्रीक्वेंसी, वो कहीं दिख रही है क्या। तो सवाल के अंदर में एक फ्रीक्वेंसी तो आपको यहां पर 20 हर्ट्ज वाली दिख रही है, यस और नो। तो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तो दिख रही है लेकिन वेवलेंथ नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है क्या, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। पता है क्या बेटा, ये स्ट्रिंग पे वेव चल रही है ना, और इसमें टेंशन दे रखी है ना, अच्छा, और इसमें एक और चीज दे रखी होगी, डेंसिटी दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको कुछ गलत सोच रहे हो क्या। v बराबर अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू। अब म्यू बराबर होता है मास पर यूनिट लेंथ, और म्यू बराबर मास को हम लिखते हैं डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ अपॉन लेंथ। तो क्या मैं म्यू बराबर को रो इंटू ए नहीं लिख सकता। इस बेसिस पर आपका जो वेलोसिटी ऑफ वेव आएगा वो टी अपॉन रो ए आएगा, यस और नो। कितने लोगों को ये बात पहले ही सवाल पढ़ते ही क्लिक हो गई थी, बहुत कम, कोई बात नहीं। चलो अब समझ में आ गया है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। टेंशन 64 थी ना, टेंशन 64 न्यूटन है, तो मैंने लिख दिया यहां पर 64 अपॉन रो क्या है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी देखो उसने दे रखी है 12.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 12.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 12.5 ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो 10 टू द पावर -3 kg, और ये आएगा 10 टू द पावर -2, और मीटर का होल 3 मतलब आएगा 12.5 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब आएगा 12,500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये समझ में आया क्या। वाटर की डेंसिटी रिकॉल करो, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम कहते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, इतनी करनी नहीं है। यदि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखो एक सेकंड रहने देता हूं, यदि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये डेटा तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए था, इतना थोड़ी दिमाग लगाना है। तो कितना आएगा, 12,500 गुणा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बताओ भाई कितना दिया है, 0.80 मिलीमीटर का स्क्वायर। यहां लिखोगे 0.8 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर मतलब -6, ठीक है। चलो भाई फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगी, तो सही है। अब यहां पर यदि मैं देखूं कुछ कैंसलेशन वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ेगा बेटा। देखो भैया v बराबर 125, ये है 100, ये है ये है ये 1250, 8 यहां से निकल सकता है। 125 गुणा 8 करने पर आपको पता है 1000 आता है। 125 गुणा 8 करने पर 1000 आता है। कितने लोगों को पता है, पता है। तो सोचो ये 125 और ये 8000 हो जाएंगे, तो 1000 और इसके पीछे 1 और 2 जीरो ये लग रही हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 जीरो से यदि इसको काटोगे तो -1, तो ये 1 जीरो और ऊपर ले जाओ, खत्म। 64 का रूट 8 और 2 जीरो का रूट 0, तो 80 मीटर पर सेकंड, सवाल खत्म। तो ये सब कहां गया, 125 गुणा 8 देखो 1000 लिखा है ना, पॉइंट पहले हटा के जीरो बढ़ा दिया था, 2 जीरो नीचे ले ली, तो 1 2 3 4 5 जीरो से ये काट दिया, -1 मतलब 1 जीरो ऊपर बढ़ गई, 6400 का रूट 80 आ गया, सवाल खत्म। पहला सवाल यहां पर डन हो गया, यस और नो। ये है कहानी, ऐसे आपको समझना पड़ेगा, ऐसे आपको यहां पर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर आपको परेशानी
हो जाएगी, यस और नो। चलो अगला सवाल है, राइट द इक्वेशन फॉर द वेव। ऐसे देखो इतने 4 सवाल एक साथ नहीं आएंगे सवाल में, कोई भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ अ वेव, भैया इक्वेशन ऑफ अ वेव लिखने का तरीका तो यही है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का फाई। ये फाई का डाल दिया भाई, फाई सर जी इसलिए डाला है क्योंकि वो t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर मीन पोजीशन पे नहीं है, उसने क्लियरली लिखा है t बराबर 0 द सोर्स इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो t बराबर 0 पर y बराबर 1 है, और सोर्स कहां है? तो सोर्स तो भैया ओरिजिन से ही चल रहा है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर है a। आरा तो ये आएगा a बराबर a साइन फाई, a से कट गया तो फाई बराबर आएगा पाई बाई 2। ओहो, तो यहां यदि ये पाई बाई 2 आएगा तो इक्वेशन बनेगी y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का फाई। तो साइन फाई की जगह ये लिख दो क्या, पाई बाई 2। तो क्या मैं इक्वेशन को डायरेक्टली लिख दूं क्या, y बराबर a साइन, सॉरी साइन क्यों, कॉस, y बराबर a कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। बोलो ऐसा मैं यहां पर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बस इतना मुझे यहां पर बताना है। अरे बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन अब इस सवाल में एक और परेशानी है, पता है क्या, a ओमेगा और k लिखना है। आरा तो ये देखो a बराबर उसने डायरेक्टली दिया है, कहां गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओमेगा बराबर तो 2 पाई एफ आएगा, और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा, 80 थी ना, 80 80 80 की 40, सॉरी 20 20, तो आएगा 2 दूना 4, 40 पाई। ओके, के बराबर आएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा, लेकिन लैम्बडा तो है ही नहीं हमारे पास। अब रिकॉल करो, क्या अब मैं लगा सकता हूं v बराबर लैम्बडा एफ, तो लैम्बडा बराबर v बाई एफ, और v हमने 80 निकाला है और फ्रीक्वेंसी आपको 20 दे रखी है, ये 4 आएगा, यस और नो। ओ ओ ओ ओ तो लैम्बडा यहां पर 4 आएगा तो k बराबर आएगा 2 पाई अपॉन 4, मतलब 0.5 पाई, यस और नो। तो इक्वेशन विल बी y बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर -2 कॉस ओमेगा की जगह आएगा 40 पाई माइनस 0.5 पाई एक्स। खत्म, ठीक रह गया बेटा यहां पे लिखना, है ना। ये आ गई इक्वेशन ऑफ वेव। ऐसे सवाल हैं यहां पर, देखो मैं भले ही 10 सवाल करवाऊं, लेकिन एक सवाल के अंदर में 2 2 3 3 सवाल रहते हैं। क्यों? कि आपको देखो डेटा से बहुत बार, जैसे मान लो ये सवाल है और इस सवाल में सीधा आपसे राइट द इक्वेशन फॉर द वेव लिखा होता, ठीक है। अब चूंकि यहां पे क्या है, मैं एक साथ सवाल लेके आया हूं, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं सवाल, लेकिन सोचो ये सिर्फ एक सिंगल सवाल होता, राइट द इक्वेशन फॉर द वेव, तो क्या आप सबसे पहले यही इक्वेशन लिख के तो सोचते क्या है क्या नहीं है, फिर आप आगे जाके अटकते, कहां जाके अटकते, यहां लैम्बडा लिखने में अटकते, फिर लैम्बडा v बराबर लैम्बडा एफ, तो फिर वेलोसिटी निकालते। सवाल वैसे ही चलेंगे, कोई अलग तरीका नहीं है, बस ध्यान से देखना है। और क्या है अगला सवाल, देखो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एट x बराबर 50 एंड टाइम t बराबर 0.05। तो इसके लिए तो वेव की इक्वेशन पता होना जरूरी है, बिल्कुल। तो कर दो 50 और 0.05, करो भाई। तो y बराबर आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2 कॉस 40 पाई, और ये कितना था बेटा, 0.05 था ना, हाँ 0.05। 0.05 को मतलब क्या लिख दूं मैं, 5/100 लिख दूं क्या, -0.5 पाई, और x को 50/100 लिख दूं क्या, खत्म। चलो सो y बराबर आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2 कॉस। अब जरा ध्यान से देखना,
क्या कर रहा हूं मैं, देखना, देखो 40 पंजे 200 और 100 खत्म 2 बार, तो ये आएगा 2 पाई माइनस, पॉइंट हटेगा, ये 0 बढ़ेगी, 55 25 चौका 100, तो पाई बाई 4 आएगा क्या? यस। तो ये बच रहा है y बराबर 1 इंटू 10⁻⁻2 कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। कौन सा क्वाड्रेंट भाई? 2 पाई के साथ तो चेंज कर सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो क्या आएगा? 2 पाई के साथ बदलेगा क्या? नहीं, तो ये आएगा y बराबर 1 इंटू 10⁻⁻2 कॉस पाई बाई 4, मतलब 1/√2। तो योर आंसर विल बी 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई √2 मीटर, या लिख सकते हो 1/√2 सेंटीमीटर। सवाल डिफिकल्ट है, लेंदी है? हो सकता है मैं सिर्फ यही सवाल पूछूं तो आपको पहले वेव की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, वेव वैल्यूज, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। बट क्या ऐसी टाइप का सवाल जब आता है तो आप कोशिश कीजिए कि वो पाई के फॉर्मेट में रहे, क्योंकि वो कट कटा के या तो वो जीरो की तरफ लेके जाएगा या फिर वो आपके एंगल्स के नॉलेज को चेक करवाएगा, ताकि आपको कॉस 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा वगैरह जो हैं ये निकालने आपको आते भी हैं या नहीं आते हैं, बस इतना ही तो वो आपसे क्या करवाएगा? चेक करवाएगा। और कुछ बच गया? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट? यहां पर तो वेलोसिटी भी बतानी है, मतलब इसी इंस्टेंट पे। तो भैया पहले तो इसके लिए इस इंस्टेंट की वेव की इक्वेशन को अगले पेज पे लेके जाओ, फिर आप पार्टिकल की वेलोसिटी की तरफ जाना है। तो मुझे बताओ, आपको y बराबर दिया है 1 इंटू 10⁻⁻2 कॉस 40 पाई टी 40 पाई टी माइनस 0.5 पाई एक्स 0.5 पाई एक्स। यस और नो? क्या पूछा है? पार्टिकल की वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। तो पहले तो मुझे बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी वीपी, जो आएगी डबा वाई बाई डबा टी। अब ये आपको नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। 1 इंटू 10⁻⁻2 कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा माइनस साइन, ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है पहले उसको एज इट इज लिख दो, फिर आगे जाके देखेंगे कि होना क्या है। ठीक है, इनटू, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो टाइम के आगे जो लिखा है उसको लिख दो, तो ये आएगा 40 पाई। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना सीखे हैं आप यहां पर, तो वीपी बराबर आएगा 40 पाई को उठा के आगे ले आओ तो ये आएगा 0.4 पाई। ये कहां से हो गया? देखो, एक जीरो से मैंने एक जीरो को कटाया और एक पॉइंट लगा दिया, माइनस आगे चल रहा है, ये साइन बचेगा, और बेटा ये चलेगा 40 पाई टी माइनस 0.5 पाई एक्स। सवाल में पूछा है पार्टिकल की वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। एट दिस का मतलब यहां पर इस सवाल से है, कौन से? t बराबर इतना और x बराबर इतना। चलो लिख दो यहां पर t बराबर इतना और x बराबर इतना। तो vp बराबर माइनस 0.4 पाई साइन, ध्यान से करना, 40 पाई, और t की जगह कितना है? 0.05, मतलब 5/100, वही करना है मैंने जो बोला है आपको, माइनस 0.5 पाई, और x की जगह है 50/100। अरे तो ये तो आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो। पीपी बराबर आएगा माइनस 0.4 पाई साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4। यस और नो? बिल्कुल सही पकड़े हो। तो अब मुझे बताओ क्या करें? साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो वीपी बराबर आएगा 0.4 पाई और साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बताना बेटा कितनी आती है? ये आएगी 1/√2। तो योर आंसर इज 0.4 पाई बाई √2। आधे लोगों को पसीना छूटना चालू हो गया होगा। कई बोलेंगे सर गर्मी इतनी पड़ रही है तो पसीना तो आएगा ही आएगा। दूसरे कह रहे होंगे सर सवाल इतना डिफिकल्ट, हम तो वैसे ही छोड़ देंगे। छोड़ सकते हो बेटा, बिल्कुल छोड़ सकते हो, बट
इसका ये मतलब नहीं है, देखो क्या है कि हमारे साथ में सब तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 180 आउट ऑफ 180 के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं 100 मिल जाए वो सब पीछे, जो सिर्फ 100 या 125 का एम लेके चल रहे हैं। 100, 120, 150 मिल, सर 120 मिल गए मतलब सफिशिएंट है, हमें मालूम है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। या उनके स्टेट का एलिजिबिलिटी ऐसा होगा कि वो 500 प्लस पे अच्छा कॉलेज उनको मिल सकता है, तो वो इतना टेंशन ना लें। लेकिन जो 180 के लिए एम कर रहा है उसको इन सब प्रोसेसेस से होके गुजरना ही पड़ेगा, उसको दूसरों से आगे रहना ही पड़ेगा। सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बात को समझिए बेटा, थोड़े लेंदी हो सकते हैं। मैं एक सवाल के अंदर 3 से 4 सवाल करवाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो क्या होता है ना, यदि मैं आपको हलवा 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 से सवाल करवा दूंगा तो आप भी खुश हो जाएंगे कि अरे वाह सारे सवाल बन गए, मेरे को 20 आउट ऑफ 20 बने। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरी बात भी आती है कि कई लोग बोलेंगे सर हमसे सवाल नहीं बन रहे तो हमें डिप्रेशन हो रहा है। वो भी वाली बात भी सही है बेटा आपकी, लेकिन क्या है कि हमें सबको साथ में लेकर के चलना है, तो हमें अपने लेवल को, हमें अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, हमारे लेवल को खुद को बढ़ाना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम अपने लेवल को ही डाउन कर लें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी और सवालों में इस मेहनत को आपको दिखाना पड़ेगा कि यस वी आर डूइंग समथिंग एंड, और हम लोग यहां पर करके दिखाएंगे। सवाल रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या पूछा गया है, देखो टू वेव्स ईच हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, वेवलेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग। ओके, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव if the second wave was produced 0.015 second later than the first one at the same place? क्या है ये? आपको नहीं लगता फेज डिफरेंस पूछा है तो फेज डिफरेंस में आपके दिमाग में दो ही चीजें चलती हैं, एक तो चलती है 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, या फिर चलता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा और डेल्टा एक्स। सवाल में बोला है कि जो दूसरी वेव है वो 0.015 सेकंड के पश्चात प्रोड्यूस की गई है, मतलब टाइम डिफरेंस है ये, खत्म। तो टाइम डिफरेंस से फेज डिफरेंस यदि लेना है तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला सीधा सीधा लगाऊंगा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन टी, टी इज द टाइम पीरियड, लेकिन टाइम पीरियड ना देते हुए उसने फ्रीक्वेंसी दी है तो मैं सीधा फ्रीक्वेंसी को यहां पे यूज कर लेता हूं 100, और डेल्टा टी कितना दिया है 0.015, क्या आएगा 0.015, डेल्टा फाई बराबर देखो कितना आएगा बेटा, देखो 2 जीरो काटोगे तो पॉइंट सरक के यहां आ जाएगा, 1.5 से करोगे इंटू 2, ये आएगा 3 पाई। कितना आंसर आएगा 3 पाई। बताओ क्या दिक्कत है, ये पॉइंट मैंने सरकाया है कब, जब ये 100 को काटा है। 1.5 सीधा सीधा आंसर 3 पाई यहां पर आंसर मिल रहा है। बताओ क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात और समझना, क्या है ना, क्या होता है, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं यहां पर बताता हूं। ये आ गया सवाल तो दिमाग में आ गई, जाहिर सी बात है। सवाल में दिया है ऑप्शन नंबर ए पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2 और पाई, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब बताओ आंसर क्या लगाऊं। मैंने सॉल्व करके 3 पाई निकाल लिया ना, बिल्कुल। सवाल में ऑप्शन ये 4 दे रखे हैं, अब बताओ आंसर कौन सा टिक करा, कौन सा टिक करूं। क्या करना है समझते हैं यहां पर। यदि आपका आंसर ग्रेटर देन 2 पाई आ रहा है तो आप क्या करो, उस नंबर को जो आंसर आ रहा है थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई करो, थीटा, अरे रे रे 2 पाई को थीटा में भाग दो और यहां जो नंबर आएगा उसे आंसर में लिखना है। ये डिवीजन समझ में आता है ना, इसे क्या बोलते हैं, अरे यार भाज्य भागफल शेषफल क्या होता है यार, यहां वाला नहीं, यहां पे मान के चलो जैसे मैं इसको करके दिखाता हूं, जैसे ये है इसको मैं शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर को आंसर में लिखना है। मतलब 2 पाई
को डिवाइड करना है 3 पाई में, तो आपने भाग दिया एक बार, तो ये एक नहीं, तो जो यहां पर रिमाइंडर बच रहा है ये क्या है, रिमाइंडर, शेषफल, सही लिख रहा हूं ना मैं इंग्लिश, वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है? चलो, कब, ये कब होगा, जब आपका डेल्टा फाई ग्रेटर देन 2 पाई आता है, तो ये एक अच्छी चीज कि आपने यहां पर, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। If the two waves were produced at the same instant but the first one was produced at a distance of 4 cm behind the second one, तो भैया ये भी वैसा ही सवाल है, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा फाई बराबर आएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज द वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा ना, हाँ 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो डेल्टा फाई का आंसर आएगा 4 पाई या 100। अब बताओ आंसर क्या आएगा, 0 या 2 पाई या 4 पाई, तीनों में से कुछ भी आंसर चल जाएगा। क्यों, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो आप 0 को 2 पाई भी लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, सर्कल घूम के कहां आता है, ये 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, वही कहानी है, कुछ भी नया नहीं है। सवाल का देखने का नजरिया बदलो बस, साउंड चल रहा है। ओके, if each of the waves has an amplitude of 2 millimeter, what would be the amplitudes of the resultant waves in part A and part B? जो हमने निकाले हैं उनके आपको ये बताने हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कब, यदि प्रत्येक वेव का एम्पलीट्यूड इतना होता, पार्ट ए और पार्ट बी। अरे एक बात बताओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। सही बात है। अब सवाल में इसने लिख के दे दिया, क्या लिख के दे दिया, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है 2 mm। ओके, तो आपको ये बताना है, तो एक काम करो, इसको वेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट जरा रिकॉल करो, जिनको रिकॉल हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहे हैं उनको मैं यहां पर करवा रहा हूं फिर से एक बार। 2a cos फाई बराबर है क्या, ऐसा सेम वेक्टर में भी आप कर चुके हो, ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर cos फाई, और यहां पर आप देखेंगे क्या कि 2a स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो ये आएगा 1 प्लस का cos फाई। यस, तो r बराबर, यहां पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? दूसरा भी मैं लिख देता हूं, मान के चलो भूले भटके आगे कहीं काम आ जाए, भाई हो सकता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में कहीं लग जाए आपको, सर करवाएंगे वेव्स के बाद में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू होगा, सर करवाएंगे, हो सकता है कहीं काम आ जाए। तो यहां से देखोगे तो r बराबर आएगा, देखो 2a स्क्वायर अपनी जगह है और 1 प्लस कॉस फाइव की जगह आएगा 2 कॉस स्क्वायर 5/2, तो r बराबर आएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, रूट ले लो तो आपको r बराबर मिलेगा 2a कॉस 5/2। यस और नो? चलो भैया पहले का निकालो, R1 बराबर 2 इंटू 2 mm है, कॉस फेज डिफरेंस पहले वाले सवाल का कितना आया है 3 पाई, तो आप लिखोगे कॉस 3 पाई/2, कॉस 3 पाई/2 0, मतलब आंसर इज 0। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड, तो R2 बराबर आएगा 2 इंटू 2 mm कॉस, देखो ये कितना है बेटा 4 पाई/2, तो 4 पाई/2 मतलब 2 पाई, कॉस 2 पाई मतलब 1, कॉस 2 पाई मतलब 1, तो 1 इंटू 2, तो आंसर आएगा 4 mm। बोलो कैसा लगा सवाल, कैसा लगा सवाल? 8 सवाल या 7 सवाल करवाए होंगे मैंने यहां तक, ये 7वां 8वां सवाल चल रहा होगा। 7 35 8 42, 42, हाँ 7वां या 8वां चल, 8 32 8 40, 8 48, लगभग 7वां 8वां सवाल यहाँ पे चल रहा होगा।
इस सवाल के अंदर में हमने फिर से 3 सवाल कंप्लीट किए हैं, 3 नहीं 4 हैं ये एक्चुअली, है या नहीं है? इसको भी समझो। कई बार आपको लग सकता है कि सर 8 या 10 ही सवाल करवाते हैं, लेकिन 8 या 10 सवाल नहीं होते बेटा। क्या होता है कि मेरे हर एक सवाल के अंदर में फिर से 2 या 3 सवाल इंक्लूडेड रहते हैं, इसको भी आपको यहां पर समझना है, ठीक है? ओके, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। ये डेटा थोड़ा सा चेंज है ना? हाँ, ओके, बताओ भाई क्या है सवाल में। द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन 5 mm sin 1.57 सेंटीमीटर इनवर्स x। फिर साइन, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या होता था, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स वगैरह टाइप में होता था, याद है कुछ कुछ? लेकिन यहां ऐसी इक्वेशन नहीं है, यहां पे साइन इंटू साइन है। तो अब मैं आपको एक रिकॉल करवाना चाहूंगा कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, y बराबर 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये पढ़ी हुई है क्या? तो इससे मिलती जुलती इक्वेशन हम बना सकते हैं 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। ये भी एक तरह की इक्वेशन है जो इसमें यूज में काम में आती है, ठीक है? ये वाली इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, इसको मैंने आपको बताया हुआ है, बट ये इक्वेशन जरूरी नहीं कि हर बार एज इट इज ही काम में आए, बट ये चीजें समझनी पड़ेंगी आपको थोड़ा सा, कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरी फॉर्म में आपको काम में आती है। तो ये इसी तरह का पैटर्न है, ओके। तो यहां से ये सवाल हमारे पास में आ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x बराबर 5.66 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड से रिलेटेड बात है, तो ये एम्पलीट्यूड का काम करेगा। तो आप लिखोगे y बराबर 5 साइन, और k कितना है 1.57, 1.57 सेंटीमीटर इनवर्स, और x कितना है 5.66 सेंटीमीटर। तो 5.66 सेंटीमीटर इसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो y बराबर आएगा 5 साइन, देखो सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर कटेगा, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1.57 इंटू 5.66 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम करो ऐसे रहने ना, देखो 6 से करोगे, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 2 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 4 3, 6 कम 6 और 3 9, 2 4 9, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 हम 25, 26 27 28 8 2 5 और 2 7, देखेंगे 2 6 5 4 9 8 18 8 1 9 9 18 8 1, ये 1 2 3 4 8.88, ये आ रहा है 8.88। ये कैसे सॉल्व होगा? होगा क्या? अरे सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं। तो अब यहां पर बुद्धिमानी का प्रयोग करना है, जो मैं यहां पर सिखा रहा हूं। एक बात बताओ, पाई का मतलब होता है 3.14, सही है? और यदि मैं पाई बाई 2 लिखता हूं तो 2 से डिवाइड करूंगा 1 पॉइंट, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57, वही लिखा है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब ये है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लिख सकते हो y बराबर 5 mm साइन पाई बाई 2 सेंटीमीटर इनवर्स x, फिर से साइन और 100 पाई, वही 314 का मतलब वही होता है ना, सेकेंड इनवर्स और t। क्लियर? अब यहां पर देखो, आप इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। y बराबर 5 साइन पाई बाई 2 सेंटीमीटर इनवर्स इनटू, अब देखो जैसे आप इसमें बढ़ोगे इसमें भी गड़बड़ी होगी, इसमें भी क्या होगी, फंसेंगे आप। भाई 5.66 करोगे क्या फायदा हो जाएगा, जो किया यहां पे फंस रहे थे ना। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 5.66 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 0.66
मतलब 5 प्लस 2/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल। तो ऐसे लिखिए इसको, ऐसे लिखोगे तो ये आएगा 5 प्लस 2/3 और सेंटीमीटर। इससे क्या हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर कैंसल, π/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर आएगा 5। ये mm में चल रहा है, ये मुझे पता है। ये आएगा 5 π/2 प्लस 2 से 2 कैंसल, तो ये आएगा π/3। यस और नो? हाँ, तो y बराबर आएगा 5 साइन, एलसीएम आएगा 6, 3 पंजे 15 पाई प्लस 3 दूना 6 2 पाई, तो y बराबर आएगा 5 साइन 17 π/6। यस और नो? ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री है बेटा। थोड़ा सा सवाल का लेवल अच्छा है, ज्यादा इतना भी ये नहीं है। एक बात बताओ, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 12 पाई प्लस 5 पाई लिख सकता हूं, या फिर 18 पाई माइनस 5 पाई बाई 1 पाई लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 18 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6। यस और नो? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 साइन, ये आएगा 3 पाई माइनस π/6। यस और नो? बोलो भाई, क्लियर? ओ हाँ, ऐसे। तो y बराबर आपको मिलेगा 5 साइन, देखो 3 पाई माइनस π/6। क्या मैं इसे लिख सकता हूं? y बराबर 5 साइन 2 पाई प्लस का पाई माइनस π/6 लिख सकता हूं। बिल्कुल। जब भी एंगल में 2 पाई आए गायब कर दो, तो y बराबर आएगा 5 साइन पाई माइनस π/6। ये पूरी ट्रिगो है बेटा, ठीक है? तो यहां से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो y बराबर आएगा 5 साइन π/6, तो y बराबर आएगा 5 और साइन 30 मतलब 1/2। तो योर आंसर इज 2.5 mm। ये इस सवाल का आंसर है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपने यहां पर पहला सवाल सॉल्व किया। यस और नो? क्लियर है? बोलो भाई, बताओ, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इतना मुझे बता दो। कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा परेशानी का मामला है। यदि सवाल डिफिकल्ट आ जाए तो आप फंस सकते हो। ये मैं यहां से आपको बताने की कोशिश कर। दूसरा है, व्हाट आर द वेवलेंथ एंड वेव स्पीड फॉर द टू ट्रांसवर्स वेव दैट कंबाइन टू गिव द अबव वाइब्रेशन। तो वेवलेंथ और वेव स्पीड चाहिए। तो एक बात बताओ, देखो ये जो डेटा है कहां गया? हाँ, तो आपको नहीं लगता? देखो ये आपका k बन रहा है, k बराबर है π/2। तो बस मेरा काम हो गया। कैसे काम हो गया? k बराबर π/2 सेंटीमीटर इनवर्स है। k को लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन लैम्बडा बराबर π/2 सेंटीमीटर इनवर्स। काटा पीटी करो जरा सी बेटा, यहां पर पाई ने मारा पाई को, लैम्बडा जाएगा इधर, तो 4 बराबर लैम्बडा सेंटीमीटर इनवर्स। इधर जाएगा तो लैम्बडा बराबर आएगा 4 सेंटीमीटर। यस और नो? अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आगे आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी आएगी ओमेगा अपॉन के। ओमेगा है आपका 100 पाई, 100 पाई सही था, 314 ही था ना? हाँ 314। तो देखो 100 पाई और के है आपका π/2, तो आप लिखोगे π/2। ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, इतना ध्यान रखना। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर एक गलती और हो सकती है, जो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यस और नो? गलती तो नहीं करके आओगे? क्या गलती? देखो k π/2 जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स है, तो वो सेंटीमीटर ऊपर ही जाएगा, और ये सेकंड इनवर्स है। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है सेकंड इनवर्स और ये है सेंटीमीटर इनवर्स।
तो ऊपर नीचे चले जाएंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो रहा है, तो 200 जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो मीटर में करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आपको सीखने को मिला, और ये आपने सवाल यहां पर सॉल्व कर लिया। तीसरा सवाल क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स बराबर दिस। चलो तो बेटा मैं यहां पर ही कर रहा हूं, v बराबर डबा वाई बाई डबा टी। क्यों यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां से इक्वेशन लिखने में आसानी होगी। तो 5 mm, देखो ये वाला एज इट इज पाई बाई 2 सेंटीमीटर इनवर्स और x एज इट इज। इस साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो ये आएगा cos 100 पाई सेकेंड इनवर्स और t, और इनटू क्या आएगा, इनटू में आएगा 100 पाई। क्लियर। अब इसको बड़े ही ध्यान से आप उस पेज पे ट्रांसफर करो जहां पे खाली जगह है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक अंदर का बोर्ड खींच लेता हूं। आ गया, देखो। अरे यार पूरा ही चला जाता है क्या, थोड़ा सा खींचते। ठीक है, तो वीपी बराबर कलर, कलर विच कलर, वीपी बराबर 5 mm इंटू 100 पाई, तो ये आएगा 500 पाई mm। फिर क्या लिखा था, थोड़ा टेढ़ा काम है इस पे, तो हटाओ, इसको हटा दो। वीपी बराबर 500 mm साइन पाई बाई 2 सेंटीमीटर इनवर्स x, और ये आ रहा था cos 314 सेकेंड इनवर्स t। यस, चलो पुट कर दो यहां पर बेटा। देखो डेटा फिर से वही 5 पाई बाई 2 वाला ही बन रहा है। कैसे, pp बराबर 500 mm साइन, ये आएगा पाई बाई 2 सेंटीमीटर इनवर्स, और x बराबर वही है 5.66, मतलब 5 प्लस 2 बाई 3 सेंटीमीटर कॉस, ये आएगा 314 सेकेंड इनवर्स, और t है 2 सेकेंड। यस और नो, बिल्कुल। और एक काम करो, 314 भी क्यों लिख रहे हो, इसको 100 पाई लिखो बेटा, आसानी रहेगी। चलो सॉल्व इट, सॉल्व इट। तो वीपी बराबर 500 mm साइन, एक्चुअली क्या है, देखो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलीमीटर पर सेकंड में अपने आप चल रहा है। ठीक है, तो 5 प्लस 2/3 वगैरह वही सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, ये क्या बन जाता है, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 बना था। देखो साइन पाई बाई 6 बन जाता है सीधा सीधा, इसे मैं साइन पाई बाई 6 ले लेता हूं, और ये आएगा कॉस 200 पाई बराबर, तो 200 पाई, पाई का इवन मल्टीपल, मतलब ये 1 और ये आएगा, तो वीपी बराबर आएगा 500 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1/2। तो वीपी जो आएगा वो आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। यस और नो, 2.5 की 0.25, 2.5 या ये 2.5 या क्या करूं, 3 जीरो जाएगी तो पॉइंट आ जाएगा, सॉरी, यह आएगा 0.25। कुछ भूल तो नहीं रहा है, देख लो एक बार। डिफरेंशिएशन कर दिया था मैंने यहां पे, 100 पाई बराबर 500 पाई, 500 पाई कहां गया, 500 mm, पाई रह गया बेटा, देखो फिर भी रह गया पाई, और ये मिलीमीटर में है, तो मैं पाई को यहां चला रहा हूं बस साइड में। 0.25 पाई मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सवाल अच्छे हैं। अब हम सर्फ एक्सेल का ऐड नहीं करेंगे कि दाग अच्छे हैं। ठीक है, यहां 2 बार एक्स लिखा गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। बड़ा टेढ़ा सवाल, इससे आगे वाला टेढ़ा सवाल देखो क्या है। सवाल में बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर, लोकेट द नोड्स एंड द एंटी नोड्स, हाउ मेनी लूप्स आर फॉर्म्ड इन द वाइब्रेशन। ये आपका यहां पर क्या है, सवाल है। अच्छा भैया,
लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और लैम्बडा मैंने कहीं तो भी निकाला है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, नहीं निकाला क्या? लैम्बडा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूं ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 10 सेंटीमीटर की मैंने स्ट्रिंग बना ली, ये मैंने 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग बना ली। अब यहां पर देखना लैम्बडा आपको 4 सेंटीमीटर पे दिया है ना। मैंने माना इस जगह पर बन गया है नोड और फिर यहां बन रहा है एंटी नोड, फिर बन रहा, एक काम करो इसको थोड़ा सा अलग लेते हैं, नोड यहां पर बन रहा है, मैंने ऐसा मान लिया। देखो किनारे पे आपको मानना पड़ेगा नोड या एंटी नोड, वट एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड, पर जनरली हम लोग नोड ही मानते हैं। तो देखो एक नोड से एक दूसरे नोड की जो दूरी होती है वो होती है लैम्बडा बाई 2, यस और नो। नोड से नोड के बीच की दूरी है लैम्बडा बाई 2, नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्बडा बाई 4 बराबर। और जो एक लूप बनता है वो बनता है नोड से लेकर के नोड तक 4/2, मतलब 2 सेंटीमीटर का एक लूप बनेगा। मतलब यदि मैं यहां पर एक पहला नोड यहां डाल दूं तो देखो ये वाली दूरी 2 सेंटीमीटर होगी। तो बताओ 10 सेंटीमीटर की वायर है तो 2 सेंटीमीटर यहां आ जाएगा, फिर 2 यहां आएगा, फिर 2 यहां आएगा, 2 4 6 8 और 10, तो 5 लूप बनेंगे भैया। 5 लूप आप यहां पर बना दीजिए। देखो एक और फिर यहां से यहां से यहां से यहां तक। ये क्यों मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, उसने नंबर ऑफ लूप पूछे हैं, तो कितने बनेंगे नंबर ऑफ लूप? 5। क्यों? देखो नोड से नोड के बीच की दूरी लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा 4 सेंटीमीटर है, तो नोड से नोड के बीच की दूरी 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर, वायर है 10 सेंटीमीटर की, तो यहां पर मैक्सिमम 5 लूप बन सकते हैं। मैक्सिमम यहां पर 5 लूप बन सकते हैं, ये सवाल में है, आंसर में। फिर और क्या पूछा था इसने, एक और चीज पूछी थी इसमें शायद कहीं तो भी, लोकेट द नोड्स एंड द एंटी नोड्स। अरे ये अब देखो ये सवाल आपको नहीं आएगा, बट ये कॉन्सेप्ट के लिए है ये सवाल। देखो नोड हो गया, ये एंटी 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 नोड हो गया, और नोड कहां पे कर दो, यहां पे देखो नोड, यहां पर देखो नोड, यहां पर देखो नोड, और यहां पर देखो नोड। इसमें एक सवाल में ध्यान रखना, मैंने बोला मैक्सिमम 5 लूप बन सकते हैं, कोई जरूरी है क्या? जैसे मान के चलो मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे ले लूं, है ना, और यहां पर मैं डिसाइड कर दूं कि एंटी नोड बन रहा है, और यहां से यहां पर नोड बना दिया मैंने। देखो एंटी नोड से नोड तक मतलब ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर दूसरा नोड मेरा यहां बनेगा तो ये वाला 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर यहां से अगला नोड 2 सेंटीमीटर पे बनेगा, फिर अगला नोड 2 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो देखो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, फिर यहां पर एक नोड हो गया, कितने हो गए, 1 और 2 3 4 5 6 7, फिर मैंने बोला यहां पर एक नोड बनेगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का हो गया, 8 9, और स्ट्रिंग को थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, 2 4 6 8 9, तो यहां पर जो लास्ट में बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला एंटी नोड बनेगा, और ये आएगा 1 सेंटीमीटर, यस और नो। तो इस केस में आपके साथ में क्या होगा, देखो ये बराबर, और यहां से अब मैं लूंगा, देखो ये और ये, कितने लूप बने, पूरे लूप तो 4 ही बने हैं, बट मैक्सिमम 5 बन सकते हैं। अब इस आधे लूप को और इस आधे लूप को जोड़ के एक मत बना देना, बट 5 मैक्सिमम बनेंगे, 4 तो नॉर्मली बनेंगे, मिनिमम 4 बनेंगे, मैक्सिमम 5 बनेंगे। मिनिमम कितने बनेंगे, 4 लूप, मैक्सिमम कितने बनेंगे, 5 लूप। अब यदि आपसे कुछ पूछा ही नहीं है तो आप किसका आंसर दोगे, मैक्सिमम वाला आंसर आप सेलेक्ट करोगे,
कि 5 लूप मैक्सिमम बनेंगे और वही आपको आंसर देना भी है। क्लियर? एक एक सवाल ऐसा लग रहा है 15-15 20-20 मिनट चल रहा है, एक एक सवाल खींच खींच के, है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है आप लोगों को। लेकिन क्या करें, सवाल हैं तो करने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे भाई। रीड द क्वेश्चन। अ वायर हैविंग अ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हो गया म्यू, इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स विद अ टेंशन, टेंशन दे रखी है। द वायर रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज, द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट्स इज 490 हर्ट्ज, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ये कैसे करेंगे बताओ? ये तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो रेजोनेंस का मतलब वही है आपको कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कंडीशन, और उसके बाद में लिखा अगली हायर 490 पे है, इसका मतलब 490 में से गए 420, तो ये बच गया 70। तो आप इसमें से 70 घटाते चले जाओ और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते चले जाओ, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर निकालोगे कैसे? तो हमने देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पढ़ रखी है 1/2L अंडर द रूट ऑफ 2T/μ। इसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी आएगी 2/2L अंडर द रूट ऑफ T/μ। फिर आएगी अगली वाली 3/2L अंडर द रूट ऑफ T/μ। अब मैं क्या ऐसे निकालूंगा? इससे अच्छा मैं सीधा निकाल देता हूं, फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, ये आपको सीधा सीधा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो भैया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो यही आएगी, और आप इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, हर बार 1/2L इंटू अंडर रूट T/μ आएगा। तो आप लिखेंगे n बराबर 1/2L अंडर द रूट ऑफ T/μ। फंडामेंटल आपको मालूम है 70, 1/2L निकालना है, टेंशन है आपके पास 450 और ये है 5। ये क्या है? अच्छा ये 10⁻³ है, ठीक है। मुझे कैसे आइडिया लगा? तो सही लगाया मैंने, ये ऐसे एरो, ये -3, 6 के ऊपर वो एरो का बटन होता है तो वो ऊपर चढ़ता है लेकिन चढ़ नहीं पाया इसमें, ठीक है। तो ये आएगा 70 बराबर 1/2L, 450 3 जीरो ऊपर बढ़ा लो और ये आएगा 5, 5 से काटोगे तो ये कटेगा 9 बार, 2 जीरो 2 जीरो, तो 70 बराबर आएगा 1/2L और यहां से आएगा 300, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, L तो इधर जाएगा, तो L बराबर आएगा कितना, 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70, 70 दूना 140, 14 दूना 28, 20 जीरो, 14 का पहाड़ा ले लो, 14 एकम 14, 6 जीरो, 14 14 14 56, 2.14 मीटर या फिर 214 सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर में ऑप्शंस दिए हैं तो। खत्म, फिनिश। बड़ी जल्दी हो गया सर ये वाला। भाई हर सवाल बड़ा हो जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट सीखा आपने, इन सवालों में कई बार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है, तो आप एक इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 490 - 420 आया तो आपको 70 आंसर मिल रहा है, तो आप अगली बार देखो 70 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, तो ये आएगी 350, फिर -70 कर लो, ये आएगी कितनी 280, फिर -70 कर लो, ये आएगी 210, फिर -70 कर लो, ये आएगी कौन सी पता है, 270 में से गए 210 में से गए 70, 7 × 21, 140 - 70 कर लो और ये आ गई 70। अब इस सवाल के अंदर में मैं ये भी पूछ सकता था आपसे, ये कौन सा हार्मोनिक है या ओवरटोन है। तो देखो ये आ गई आपकी फंडामेंटल, ये आ गई आपकी सेकंड हार्मोनिक, ये आ गई थर्ड हार्मोनिक, ये आ गई आपकी फोर्थ हार्मोनिक, ये आ गई आपकी फिफ्थ हार्मोनिक, ये आ गई आपकी सिक्स्थ हार्मोनिक, और ये जो है ये आ गई आपकी सेवंथ हार्मोनिक। सवाल दूसरी तरीके से पूछा जा सकता था कि इसी सवाल में ये लिख देता कि भैया 6 ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है 490 हर्ट्ज। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, मैंने नहीं पूछा इस सवाल में, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है क्या, भैया ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इतने ओवरटोन के, वो नहीं दे दो फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी दे के काम चला ले,
काम चल जाएगा, क्या दिक्कत है, कर सकते हो। अब तो आसान है ना, समझ में आ गया नंबरिंग कैसे करनी है, यस और नो। चलो नंबरिंग समझ में आ गई तो अगले सवाल को टैकल करो। अगले सवाल में भी कुछ कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा मुझे लग तो रहा है ना। हाँ, 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रिंग 90, 150, 210 आ रही हैं। 90, 150, 210 आ रही है। फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो देखो 210, 150, 90 कितने का डिफरेंस है, 60। 60 तो इधर 60 चले जाओ, माइनस में 60, कितना आएगा आंसर, 30 हर्ट्ज। खत्म। 30 हर्ट्ज इज द आंसर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, खत्म। तो इतना आसान, अरे बिल्कुल। सवाल है विच ओवरटोन्स आर दिस फ्रीक्वेंसी, तो सवाल में ध्यान से रखना। देखो पहले आपको मिल रही है 30 हर्ट्ज, फिर मिल रही है 90 हर्ट्ज, फिर मिल रही है 150 हर्ट्ज, और फिर मिल रही है 210 हर्ट्ज। ये है आपकी फंडामेंटल, मतलब ये है आपका फर्स्ट हार्मोनिक। तो फिर इसका मतलब ये आएगा आपका सेकंड हार्मोनिक, ये आएगा आपका थर्ड हार्मोनिक। सही है क्या, गलत है? क्यों गलत है? व्हाट इज द रीजन? रीजन सिंपल सी बात है कि बेटा ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, ये इसका 3 गुना है तो ये है थर्ड हार्मोनिक, और ये 5 गुना है मतलब ये है फिफ्थ हार्मोनिक, और ये वाली है सेवंथ हार्मोनिक। बात समझ में आई क्या? ओवरटोन कौन से हैं ये? तो भैया ये वाला है आपका जीरोथ ओवरटोन, इसके बाद में ये पहली बार मिल रही है, मतलब ये है आपका फर्स्ट ओवरटोन, ये है आपका सेकंड ओवरटोन, और ये है आपका थर्ड ओवरटोन। क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया है? इस पे ऐसे सवाल बनाया जा सकता है। फिर क्या कहा गया है, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 80 सेंटीमीटर व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन दिस स्ट्रिंग। तो बताओ भैया कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 80 सेंटीमीटर, तो v बराबर लैम्बडा एफ, और लैम्बडा बाई 2 जो है वो l के बराबर आएगा, तो लैम्बडा बराबर आएगा 2l। सर ये कहां से कर दिया भाई? देखो ये स्ट्रिंग और ये बराबर, तो ये नोड, ये भी नोड, ये वाली दूरी है लैम्बडा बाई 2 में मान के चलूंगा। अरे क्लियर? तो लैम्बडा बाई 2 किसके बराबर, एल के, तो लैम्बडा बराबर आएगा 2l। तो यहां से देखो v बराबर आएगा, क्या पूछा था सवाल में, वेलोसिटी पूछी थी ना। हाँ, तो v बराबर सीधा सीधा लैम्बडा की जगह आएगा 2l इंटू एफ, तो v बराबर आएगा 2 इंटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 80 सेंटीमीटर, 80 और बटे 100, और फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल 30। सॉल्व करो, 0 से 0, 0 से 0, तो v बराबर आएगा 8 दूना 16, 8 24 दूना 48 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका इसका आंसर। क्लियर? बोलो भाई, 48 मीटर पर सेकेंड। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही बस आपसे पूछना है। बाकी सवालों में कुछ नहीं है बेटा। सवाल तो बस क्या है कि आप डरोगे तो सवाल नहीं होंगे, नहीं डरोगे तो सवाल आपसे डेफिनेटली यहां पर होंगे। यस और नो, कर सकते हैं। चलो, तो मुझे जो अलग अलग वैरायटी के सवाल यहां पर बताने थे थोड़े से, क्योंकि ये सवाल आपके एमसीक्यूज में शायद कवर नहीं हुए हैं, तो उतने मैंने यहां पर आपको बताया। 10 या 11 सवाल मैंने बताया, लेकिन हर एक सवाल में आपने देखा होगा कि 2 से 3 सवाल इंक्लूडेड है, मतलब लगभग 30 से 40 सवाल हम लोगों ने इसमें भी, आप 30 से 40 तो नहीं कहना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा, छोटा मुंह और बड़ी बात। 20 से 30 सवाल हम लोगों ने यहां पर भी कर लिए, और वहां पर आपको एमसीक्यू लेक्चर में भी आपको लगभग 20 सवाल तो करवा ही दिए थे। तो लगभग मान लो कि एक चैप्टर के साथ में हम आपको 40 से 50 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में यहां मिल रहे हैं। कुछ सवाल आपको डीपीएस में 90 सवाल मिल रहे हैं, 45 और 45 की डीपीएस है, तो 90 सवाल आपको वहां मिल रहे हैं, तो मतलब लगभग, और उनका भी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। तो हम एक चैप्टर को करते समय इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगे हाथों आपको साथ में करवा रहे हैं।
डीपीएस में हो सकता है कुछ सवाल इससे अच्छे भी हों, कुछ इससे कम भी होंगे। बट हाँ, ये जो लेक्चर है जो आपको एज एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक मिल रहा होगा, उसमें सवालों का लेवल थोड़ा-सा हायर साइड में है। जो अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है उन्हीं। तो आपने इसमें देखा कि कुछ अलग-अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर सीखे और वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी भी हैं। हालाँकि मैं एक सवाल आपको बताना चाहता था जिसमें हम लोग एपी बनाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। वो सवाल अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है आपको वो डीपीएस के थ्रू मिल जाए या कहीं ऑफलाइन टेस्ट वगैरह में आपको मिले। ठीक है? श्योर? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तब तक के लिए